बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का यूनिट नंबर 3 विच इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसको हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन में जब हम देखें तो हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सेल जो है वो मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलेंगे तो आर्गन, और आर्गन जब आपस में रिलेट करेंगे तो वो क्या बना देंगे? आर्गन सिस्टम को बना देंगे। तो हमारे सेल आर्गन या फिर आर्गन सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इकट्ठा वर्क करेंगे। उस इकट्ठे वर्क को हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन का नाम देंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है? कोऑर्डिनेशन है अनएबल एस टू बिहेव एज अ वन यूनिट, कि जिसमें हमारे सेल्स आर्गन सिस्टम जो है वो मिल के कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो वो हम उसको क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन का नाम देंगे। कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें इस काबिल करता है कि हम रिस्पॉन्स कर सकें अपने इन्वायरमेंट्स को, जो भी चेंजिंग उसमें आ रही हैं। ठीक है। When different organs and system cooperate and work together, they develop coordination. जब हमारे बॉडी में डिफरेंट आर्गन और आर्गन सिस्टम जो है वो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं और इकट्ठे काम करते हैं तो उस काम को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देंगे। इसमें हमारे टिश्यूज़ हैं, आर्गन्स हैं हमारे बॉडीज़ के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ और आर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते, वो इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वो दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत होगी वही हमारे बॉडी के आर्गन इकट्ठे होके वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। जो भी हमारे बॉडीज़ में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो क्या करेंगी? कोऑर्डिनेट होंगी, इकट्ठी होंगी। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन अनएबल अस टू बिहेव एज अ वन यूनिट। कोऑर्डिनेशन आल्सो अनएबल अस टू रिस्पॉन्ड आर इन्वायरमेंट। इसमें हमारा बॉडी का कोई एक आर्गन या आर्गन सिस्टम जो है वो अकेला काम नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे उसमें सिर्फ हाथ और हमारी फिंगर्स ही काम नहीं कर रही होती, बल्कि उसके साथ साथ हमारे मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, हमारी आइज़ भी काम कर रही होती हैं, हमारे थॉट्स भी, मीन टू से कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी काम कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे जब मिले, कोऑर्डिनेट आपस में हुए, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन का हम इसको नाम देंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर एक प्लेयर है तो प्लेयर जब बॉल को हिट लगाता है, बॉल थोड़े डिस्टेंस पे जाके गिरता है, वो बॉल को कैच करने के लिए जब वो भागता है तो क्या सिर्फ उसके बॉडी के मसल्स ही काम कर रहे होंगे? नहीं, उसमें मस्कुलर सिस्टम तो उसका काम करेगा ही, साथ ही साथ उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी तो साथ चल रहा है। और अगर वो भाग के जा रहा है तो उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी हो रही है। इट्स मीन कि एट अ टाइम मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, फिर उसकी सेंसेस भी वर्क कर रही हैं कि बॉल किस तरफ गया हुआ है, मैंने किस तरफ भाग के जाना है। वो अपनी आई यूज़ करेगा, अपने हैंड को यूज़ करेगा उसको पकड़ने के लिए, तो उसकी सेंसेस भी वहाँ पे काम कर रही होंगी और एट अ टाइम उसका ब्लड प्रेशर जो है वो भी रेगुलेट रहेगा। तो ये सारे के सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन का नाम हम इसको देंगे। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ब्रेन है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो हमारा कोऑर्डिनेशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? नर्वस कोऑर्डिनेशन का नाम देंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें पैंक्रियाज भी है, इसके अलावा गोनिड्स हैं। ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्रीट होते हैं किससे? एंडोक्राइन सिस्टम से। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किससे हो रही है? एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस कोऑर्डिनेशन किससे हो रही है? इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आ गई हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
अगर हम देखें तो एनिमल्स की जब बात हम करते हैं, हम भी एनिमल हैं, तो हमारे में क्या है, ब्रेन है जी, स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो इसमें क्या है, एनिमल्स में दोनों कोऑर्डिनेशन होंगी, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होंगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होंगी। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एंडोक्राइन सिस्टम भी है हमारे बॉडी में। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिलीज़ कर रहा होता है। सो दोनों सिस्टम जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हमारे बॉडी में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रही होती है। तो जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हैं, लेकिन प्लांट्स में जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होगी उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का बात करेंगे, का नाम देंगे उसको। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट जिनको डिटेक्ट करते हैं, उनमें एक्सिन है, गिबरेलिन है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन कर रहा होता है, प्लांट में फ्रूट यील्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में होती है। ठीक है, एनिमल्स में दोनों कोऑर्डिनेशन होगी, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होगी, जबकि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होती है। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो कंपोनेंट है वो 5 हैं। उनमें से फर्स्ट वन जो है वो है स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई जो है ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर जो है वो स्टिमुलस होगा। देन रिसेप्टर्स है, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, देन इफेक्टर्स है, और लास्ट वन जो है हमारे पास वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो वन बाय वन हम करके देखते हैं इसको कि क्या है ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन में कितने कंपोनेंट हैं। 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स। अब हम देखते हैं कि स्टिमुलाई क्या है। स्टिमुलाई, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट्स, कोई भी तब्दीली जो कि माहौल में हो रही है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है या इंटरनल इन्वायरमेंट है, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स को पैदा करे, उसको हम क्या नाम देंगे, स्टिमुलाई का नाम देंगे। तो स्टिमुलाई क्या है, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलाई। सपोज यहाँ पे हीट जो है वो क्या है, हमारे पास स्टिमुलाई है। लाइट क्या है, वो भी स्टिमुलाई है हमारे पास। इसके अलावा साउंड वेव जो है वो भी स्टिमुलाई है। हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है हमारे पास, ये स्टिमुलाई की एग्जांपल में आएंगी। उसके बाद बेटा हमारा जो सेकंड वाला है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का कंपोनेंट, वो क्या है हमारे पास, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स आपको पता होगा, रिसेप्शन का मतलब क्या है, इस्तकबाल करने वाले। ये हम जाते हैं जब हॉस्पिटल वगैरह में जाएं तो वहाँ पे रिसेप्शन कॉर्नर बना होता है जहाँ पे आपका इस्तकबाल किया जाता है, जहाँ पे पर्ची वगैरह बनवानी पड़ती है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स, रिसीव करने वाले। तो हमारे बॉडी में सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स विच आर बिल्ट स्पेशली टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स या टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन जो कि ख़ास किस्म के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, रिसेप्टर्स का नाम देंगे। आई हैव मैनी एग्जाम्पल रिसेप्टर्स की। साउंड जो है, साउंड हमारे पास क्या है, स्टिमुलाई है, इसको कौन डिटेक्ट कर रहा है, नोज़ डिटेक्ट कर रहा है, तो नोज़ क्या हुआ, रिसेप्टर है। टेस्ट क्या है, स्टिमुलाई है, उसको कौन डिटेक्ट कर रहा है, टंग, तो टंग क्या है यहाँ पे, रिसेप्टर है। केमिकल जो कि एयर में होते हैं उनको कौन डिटेक्ट कर रहा है, नोज़ डिटेक्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, नोज़ क्या हुआ, नोज़ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो सारे के सारे क्या है, एज आ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूँ तो उनको कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, बाय आर एयर। टेस्ट को जो चीज़ डिटेक्ट कर रही है वो टंग है, तो टंग क्या है यहाँ पे, रिसेप्टर है। इसके अलावा कोई भी अगर हमारा हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ अगर लग जाता है तो वहाँ पे यानी कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा सेंस ऑर्गन यूज़ होगा वो क्या है, वो हमारी स्किन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं थर्ड वाला हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन, वो आ जाता है कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स क्या काम करता है, कोऑर्डिनेटर्स हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं जो कि मैसेज को यानी कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे, कहाँ से, रिसेप्टर से रिसीव करेंगे और फिर वो मैसेज सेंड करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन को। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम फिर आगे इफेक्टर्स का नाम देंगे। और इफेक्टर्स की एग्जांपल में हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। ऑर्गन क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे, कहाँ से, कोऑर्डिनेटर मैसेज को
रिसीव करेंगे रिसेप्टर से और फिर मैसेज भेजेंगे अगेन पर्टिकुलर आर्गन को। दीज आर द आर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, इंटरप्रेट देम एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर आर्गन फॉर प्रॉपर रिस्पांस। प्रॉपर रिस्पांस के लिए जब वो मैसेज सेंड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर आर्गन को तो उसको हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेटर का नाम देंगे। तो हमने बेटा दो अभी पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन की टाइप, एक थी हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी हमारे पास क्या थी, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो दोनों कोऑर्डिनेशन में हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेटर की। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड सेंड मैसेज बाय सेक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन इन ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं किस फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में, और मैसेज सेंड करेंगे बाय सेक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन इन ब्लड। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 4 वाला कोऑर्डिनेटेड एक्शन इफेक्टर्स है जिसका नाम इफेक्टर, इफेक्ट करने वाले। These are the parts of body which receive message from coordinator and produce response। ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करेंगे तो आगे से फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। कोऑर्डिनेटर ने मैसेज कहाँ से लिया, रिसेप्टर से लिया, और आगे भेजा किसको है, इफेक्टर को भेजा है। तो कोऑर्डिनेटर जो है वो इनके मिड में आ रहा है। कोऑर्डिनेटर ने रिसेप्टर से मैसेज लिया और किसको दे दिया, इफेक्टर्स को दे दिया, और इफेक्टर क्या करेंगे, आगे से जो भी पर्टिकुलर रिस्पांस है उसको प्रोड्यूस करेंगे। इफेक्टर्स क्या हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करेंगे और कहाँ तक भेजेंगे और क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एग्जांपल है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। तो ब्रेन में क्या चीज़ है, न्यूरॉन है हमारे पास। तो न्यूरॉन क्या करेंगी, कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, वो कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेंगी तो कहाँ तक लेके जाएंगी, मसल्स और ग्लैंड तक लेके जाएंगी। तो मसल्स और ग्लैंड जो हैं वो एज अ इफेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। पर्टिकुलर हार्मोन carry message from coordinator to particular target tissue which act as effector। सपोज हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन जो हैं वो नेफ्रॉन में जो होते हैं हार्मोन वो एज ए इफेक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बोन्स और लीवर जो हैं वो भी एज आ उनके हार्मोन जो है फॉर्मेनी हार्मोन वो भी एज ए इफेक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी किसकी, केमिकल कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि न्यूरॉन्स मैसेज को लेंगी कोऑर्डिनेटर से और कहाँ तक पहुँचाएंगी, मसल और ग्लैंड तक पहुँचाएंगी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो हैं वो मैसेज को लेंगे कोऑर्डिनेटर से और उसको पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू तक लेके जाएंगे जो कि इफेक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारे हार्मोन जो नेफ्रॉन में हैं वो एज ए इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। हमारी बोन्स और लीवर में जो हार्मोन हैं वो भी एज ए इफेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो जी बेटा हमारा सबसे लास्ट वाला जो रह गया है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का पार्ट वो है हमारे पास रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेने के बाद इफेक्टर जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उस एक्शन को हम क्या नाम देंगे, रिस्पॉन्स का नाम देंगे। देखा आपने कि किस तरह से एक एक्शन जो है वो दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। कोऑर्डिनेटर ने मैसेज कहाँ से लिया, रिसेप्टर से लिया, और किसको भेजा, इफेक्टर को भेजा। तो इफेक्टर ने जब कोऑर्डिनेटर से जब इफेक्टर ने मैसेज लिया तो उन्होंने जो भी एक्शन परफॉर्म किया उस एक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, रिस्पॉन्स का नाम दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल हम देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट यानी कि फौरी तौर पे रिएक्शन होता है बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। इस टर्म की आपको एग्जांपल में अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने क्या है कि इमीडिएट जो है वो रिस्पांस जो होता है लेकिन शॉर्ट लिविंग है। सपोज अगर कोई भी गर्म चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, कोई गर्म स्पून है वो आपके पास पड़ा हुआ टेबल पे, आप उसको हाथ लगा देते हो तो क्या इमीडिएटली फौरी तौर पे क्या करोगे, आप अपने हाथ को पीछे खींच लोगे। तो बहुत थोड़ी देर के लिए आपने उसको टच किया और फौरी तौर पर आपने जो है अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो किया। तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई, नर्वस कोऑर्डिनेशन की एग्जाम्पल आ गई।
उसके बाद हमारे पास क्या एग्जांपल दूसरे वाली जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन की, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो जो है रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लिविंग रिस्पांस होता है वो। यहाँ भी हम एग्जांपल लेंगे सनफ्लावर की मूवमेंट। जिस तरह से जैसे जैसे सन जो है वो अराइज होता है तो सनफ्लावर जो है वो उसी तरह लाइट की तरफ आहिस्ता 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 मूव करता रहता है। तो ये जो है प्रोसेस जो है ये स्लो होता है लेकिन सारे दिन के लिए जब तक सूरज होगा ये लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होगा। तो ये दोनों एग्जांपल नर्वस कोऑर्डिनेशन की और केमिकल कोऑर्डिनेशन में दोनों एग्जांपल जो है ये किसकी एग्जांपल आ गई, रिस्पॉन्स की एग्जांपल आ गई। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।